everyone, welcome to PACE IIT and Medical. I am Anjali Shukla and this video is for all those kids out there जो बोर्ड्स के लिए डरे हुए हैं। बोर्ड्स एग्जाम के लिए अब सिर्फ कुछ ही महीने बचे हैं, सिर्फ 3 महीने बचे हैं। मैं आज आपको ऐसी ट्रिक्स बताऊंगी, ऐसी टिप्स बताऊंगी और उसके साथ साथ मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व करवाऊंगी। देखिए, ये है बायोलॉजी का पेपर। बायोलॉजी बहुत सारे बच्चे ग्रांटेड लेते हैं और समझ में भी आता है। भाई जिनको इंजीनियरिंग फील्ड में जाना है, मैक्सिमम स्टूडेंट्स को, उनको बायोलॉजी थोड़ी सी डिफिकल्ट लगती है, बड़े बड़े टर्म्स लगते हैं, सबसे नेग्लेक्टेड सब्जेक्ट उसको समझा जाता है। बट लेट मी टेल यू, बायोलॉजी ही आपके स्कोर ऊपर लेकर जाएगी, क्योंकि दिस इज कम्प्लीटली थियोरेटिकल। वही आएगा पेपर में जो पिछले 5 साल से आता जा रहा है। सेम टॉपिक्स, क्या ही नए क्वेश्चंस बना लिए जाएंगे, राइट? लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल। आपके सिलेबस में एक टॉपिक है जिसका नाम है सेक्स डिटर्मिनेशन, और इस पर्टिकुलर टॉपिक से 2020, 2021, 22, 23, 24 एंड 25 लास्ट 5 साल में हर बार एक क्वेश्चन आया है। जब हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब यू विल फाइंड दीज क्वेश्चंस। आज हम पेपर 2020 ईयर का सॉल्व करने वाले हैं, इसके सारे क्वेश्चंस देखने वाले हैं, इससे रिलेटेड जो भी टॉपिक्स होंगे उनके बारे में भी मैं थोड़ा थोड़ा आपको बता दूंगी। तो लेट्स स्टार्ट विद आवर पेपर। सबसे पहला क्वेश्चन ईयर 2020 में जो आया था दैट वाज 5th क्वेश्चन। एक और चीज़, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन थे 30 और 30 में से 15 क्वेश्चन बायोलॉजी के थे। तो कैन यू बिलीव, लाइक 50% ऑफ द मार्क्स यू आर हैविंग इन योर हैंड, जस्ट आपको बायोलॉजी पढ़नी है, वही टॉपिक्स रटाफाई करने हैं, पेपर में जाकर उल्टी करके आ जानी है जो जो आपने पढ़ा है। एंड फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर जो है, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन टॉपिक, दैट इज ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, ह्यूमन फिजियोलॉजी। आपकी बॉडी की बात हो रही है। लेट्स हेड आउट विद द क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज, which of the following statements is correct about the human circulatory system? When I say human circulatory system, हम आपके blood, आपके heart, आपकी blood vessels की बात कर रहे हैं। Option 1 is blood transports only oxygen and not carbon dioxide. This option is wrong, क्योंकि आपका blood ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों ही ट्रांसपोर्ट करता है। ऑक्सीजन कहाँ से? लंग से आपकी बॉडी के हर टिश्यू तक। अगर मैं आपको अभी पढ़ा रही हूँ तो ये जो मैं बोल रही हूँ, जो मैं अपने हैंड को मूव कर रही हूँ, इसमें जो भी एनर्जी लग रही है वो कहीं ना कहीं ऑक्सीजन की हेल्प से ही बनी है, राइट? Let's move on to the second option. Human heart has 5 chambers. नहीं, ह्यूमन हार्ट में सिर्फ 4 चेम्बर्स होते हैं। ये तो आप लोग बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं कि हमारे पास 4 चेम्बर्स हैं, 2 एट्रिया एंड 2 वेंट्रिकल। अगर मैं आपके हार्ट का स्ट्रक्चर ऐसा बना दूँ, द मोस्ट कॉमन स्ट्रक्चर जो आप लोग हमेशा बनाते हो, हर जगह बनाते हो, राइट, लाइक दिस। सो दिस इज मार्क्ड एज राइट एट्रियम, दिस इज लेफ्ट एट्रियम, this is right ventricle and this is left ventricle। दिख रहे हैं सबको 4 चेम्बर्स, कोई 5वां चेम्बर नहीं है हमारे पास। Let's move on to the third option. Valves ensure that the blood does not flow backwards. Let's hold on to this option, क्योंकि यही करेक्ट है। कैसे करेक्ट है अभी बताती हूँ, लेकिन 4th ऑप्शन भी पढ़ लिया जाए, है ना? Both oxygen rich and oxygen deficient blood gets mixed in the heart. This is a wrong statement again, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि पूरा deoxygenated blood राइट साइड में रहता है एंड पूरा ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट साइड में रहता है। तो दिस इज ऑल्सो अ रॉन्ग स्टेटमेंट। दिस स्टेटमेंट कैन बी ट्रू फॉर फ्रॉग्स, इट कैन बी ट्रू फॉर रेप्टाइल्स, लेकिन नॉट फॉर ह्यूमन। ओके, तो ये जो अपना सी ऑप्शन है वैल्व्स, ये जो टर्म है वैल्व्स, इसका मतलब होता है दरवाजे, डोर्स। क्या काम होता है डोर्स का? किसी भी चीज़ को अंदर घुसने से वो चीज़ रोकती है। हमारी बॉडी में जहाँ भी वैल्व्स हैं, जो भी वैल्व्स हैं, उनका एक फंक्शन समझ लीजिए कि दे प्रिवेंट बैक फ्लो। अब यहाँ पर क्योंकि ब्लड की बात हो रही है तो मैं लिख दूंगी दे प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ ब्लड। ये है आपका हार्ट, लाइक दिस। दिस इज योर हार्ट, ठीक है? फिर से मार्क कर रही हूँ, दिस इज राइट एट्रियम, दिस इज राइट वेंट्रिकल, दिस इज लेफ्ट एट्रियम एंड दिस इज लेफ्ट वेंट्रिकल। डायग्राम प्रैक्टिस करनी ज़रूरी है, हार्ट का स्ट्रक्चर प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। 5 मार्क के लिए क्वेश्चन आ सकता है डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन का विद ऑल द लेबलिंग्स, तो ये डायग्राम आपको आना ही चाहिए।
तो यहाँ पर राइट एट्रियम एंड लेफ्ट एट्रियम के बीच में भी एक वाल्व होता है। इस वाल्व को हम क्या कहते हैं? वी कॉल इट ट्राइकस्पिड वाल्व, which prevents the backflow of deoxygenated blood from right ventricle to right atrium. Similarly, यहाँ पर भी एक valve होगा and we call it bicuspid or mitral valve. Most commonly asked question कि bimitral कौन है या फिर bicuspid कौन है या mitral कौन है? The most commonly asked question, right? Which prevents the backflow of oxygenated blood from from left ventricle to left atrium. Question is backflow होगा क्यों? जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे तब प्रेशर इतना ज़्यादा जनरेट होगा कि देर आर हाई चांसेस कि ब्लड वापस से वहीं पहुंच जाए जहां से वो आया था, दैट इज एट्रियम। इसीलिए आर थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट, विच इज valves ensure that the blood does not flow backwards. So we are done with the first question. ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम से था। चैप्टर कौन सा है? ये चैप्टर आपका ये फर्स्ट है लाइफ प्रोसेसेस, जिसमें ह्यूमन फिजियोलॉजी के सारे टॉपिक्स दिए हुए हैं। लेट्स मूव टू द सेकंड क्वेश्चन। द सेकंड क्वेश्चन इज एरोबिक रेस्पिरेशन। दो टाइप के रेस्पिरेशन होते हैं। देखो, सांस तो हम सब लेते हैं, सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स लेते हैं, आप भी लेते हैं, मैं भी लेती हूँ, जो बैक्टीरिया है वो भी लेते हैं, या फिर सारे ही एनिमल्स, कैट, डॉग, हॉर्स, नो ऑर्गेनिज्म, नो लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, विदाउट रेस्पिरेशन टू बी मोर प्रिसाइज, बिकॉज रेस्पिरेशन में दो टाइप्स आते हैं। एक जहाँ पर ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, दैट इज एरोबिक रेस्पिरेशन, एंड अनदर जहाँ पर ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, दैट इज एनएरोबिक रेस्पिरेशन, जिसके बारे में आपको यहाँ पर दिया हुआ है। यहाँ पर बोला गया है एनएरोबिक प्रोसेस टेक्स प्लेस इन ईस्ट, दैट इज आवर फर्स्ट ऑप्शन। यहीं पर छोड़ दो इसे, सेकेंड ऑप्शन पे चलते हैं। टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ये हो गया गलत। जस्ट मैंने अभी अभी आपको एक बात बताई है कि जो एनएरोबिक रेस्पिरेशन है, इसका मतलब है रेस्पिरेशन इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। बहुत सारे ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जिनको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं है रेस्पिरेशन के लिए, इवन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में दे डाई, पॉइजन है उनके लिए ऑक्सीजन। लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड ऑप्शन, प्रोड्यूसेस ओनली एनर्जी इन द मसल्स ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। ये भी गलत है। सिर्फ हमारे मसल्स में थोड़ी ना ये काम आएगी, सिर्फ ह्यूमन बीइंग्स में थोड़ी ना ऑक्सीजन का काम होता है। आप जो कैट्स को दौड़ते हुए देखते हो, डॉग्स को भागते हुए देखते हो, या फिर कोई भी एनिमल आपके आसपास अगर कोई एक्टिविटी कर रहा है, कॉकरोच भी अगर रन कर रहा है आपके सामने से, तो उसकी बॉडी में भी जो एटीपी के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो ऑक्सीजन ही है। सो दिस ऑप्शन इज रॉन्ग अगेन। Let's move on to the last option, that is D, produces ethanol, oxygen and energy. तो यहाँ पर वक्त आ गया है आपको एनएरोबिक रेस्पिरेशन का रिएक्शन लिखवाने की। रेस्पिरेशन रिएक्शन, तो रेस्पिरेशन में हमेशा ब्रेकडाउन होता है ग्लूकोज का, दैट इज C6H12O6। यहाँ पर ऑक्सीजन तो है नहीं, राइट? तो दिस विल बी ब्रोकन डाउन इनटू carbon dioxide, which will go out. It will release ethanol, that is C2H5OH, and बहुत ही कम अमाउंट ऑफ ATP बनेगा, दैट इज 2 ATP। सिर्फ 2 ATP के मॉलिक्यूल्स बनेंगे, राइट? सो दिस इज द रिएक्शन फॉर रेस्पिरेशन। यू ऑल कैन सी ये वाला काम होता है ईस्ट में, है ना? हमने पढ़ा है ना द सिग्निफिकेंस ऑफ ईस्ट। उसमें क्या होता है, उसे वाइन इंडस्ट्री में यूज किया जाता है। वाइन इंडस्ट्री मतलब अल्कोहल, राइट? बेकरी इंडस्ट्री में यूज किया जाता है। आप सबने केक खाया होगा, there's a very famous cake in Younger Bakery called as it's very fluffy, I don't remember the name of the cake। तो उसमें इतना फ्लफीनेस कैसे आती है किसी भी केक में, किसी भी ब्रेड में? वहाँ पर रिस्पॉन्सिबल होता है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। ये रहा वो। और इसीलिए एनएरोबिक रेस्पिरेशन करने वाले एनिमल्स में CO2 एंड C2H5OH होता है, ना कि ऑक्सीजन। सिर्फ इसकी वजह से ये पूरा स्टेटमेंट गलत हो गया। तो अपना B भी गलत है, C भी गलत है और D भी गलत है। बचा है ऑप्शन A, दैट इज राइट। ठीक है, चलो लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड क्वेश्चन।
तीसरा बायोलॉजी का क्वेश्चन जो था वो था क्वेश्चन नंबर 6 का ही बी फॉर्म, और करके आता है ना, या तो ये अटेम्प्ट कर लो या तो ये अटेम्प्ट कर लो। तो देखो अपने को वहां भले ही एक चॉइस है, लेकिन यहाँ तो हमें सारे क्वेश्चंस पढ़ने हैं ना। चलो ठीक है, पढ़ते हैं। मोस्ट ऑफ द डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ द फूड टेक्स प्लेस इन ऑप्शन ए स्मॉल इंटेस्टाइन, ऑप्शन बी लिवर, ऑप्शन सी स्टमक एंड ऑप्शन डी लार्ज इंटेस्टाइन। याद करने वाली चीज है, याद करके रख लो कि स्मॉल इंटेस्टाइन ही है वो जहां पर होगा मैक्सिमम डाइजेशन, जहां पर होगा मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन। ठीक है, एंड यहीं पर दिस इज द साइट जहां पर कंप्लीशन भी होगा इसका। स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद किसी चीज का, किसी भी फूड का डाइजेशन नहीं होता है, और वाटर को छोड़ के किसी भी न्यूट्रिशन का एब्जॉर्प्शन नहीं होता है। लार्ज इंटेस्टाइन में वाटरी एब्जॉर्प्शन होता है, सॉरी वाटर एब्जॉर्प्शन होता है, लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन में देयर इज कंप्लीशन ऑफ नंबर 1 डाइजेशन एंड नंबर 2 एब्जॉर्प्शन। ठीक है, तो यहाँ पर कंप्लीशन ऑफ डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, तो इन दोनों के लिए ही इसी से रिलेटेड एक छोटा सा पॉइंट और बता देती हूँ। अगर गलती से क्वेश्चन में आ गया कि डाइजेशन इज इनिशिएटेड एट, कहां पर स्टार्ट हो रहा है, देखो हमें पता है यहां तो खत्म हो रहा है, शुरू कहां हो रहा है भाई, शुरू कहां हुआ डाइजेशन, तो इसका आंसर आप लिखोगे आपका बकल कैविटी, माउथ। सबसे पहला डाइजेशन होता है स्टार्च का आपके माउथ में, किसकी हेल्प से, सलाइवरी अमाइलेज की हेल्प से। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के साथ एक छोटी सी चीज मैंने और बता दी है, क्या पता ये बोर्ड में आ जाए। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। The next question is fertilization is the process of, देखो इससे रिलेटेड आप बहुत सारे टर्म्स पढ़ोगे, जैसे कि पॉलिनेशन। जनरली लोग पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन में कंफ्यूज हो जाते हैं। एक टॉपिक आता है सिंगेमी, राइट। फर्टिलाइजेशन की डेफिनेशन याद कर लो। फर्टिलाइजेशन मीन्स फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गेमीट एंड फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। ये डेफिनेशन है, कभी चेंज नहीं होगी। आप आज पढ़ो, 11th में पढ़ो, 12th में पढ़ो, 7th में पढ़ो, 8th में पढ़ो, कहीं भी पढ़ो बायोलॉजी में, ये डेफिनेशन इसकी स्टैंडर्ड है। तो अपन क्या करते हैं, यहाँ पे इसकी डेफिनेशन लिख देते हैं, दिस इज फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गेमीट। इस साइन का मतलब होता है मेल, इसका मतलब होता है फीमेल। अब बच्चों अगर आप इसे मेल और फीमेल गेमीट कहना चाहो, स्पर्म और एंड ओवम कहना चाहो, दिस इज योर चॉइस। ठीक है, गेमीट एंड फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। जरा इस डेफिनेशन से मैच करके देख लो कौन सा ऑप्शन है जो सेट हो रहा है। I'll give you 1 minute, फटाफट से देखो और बताओ मुझे। ऑप्शन 1 इज ट्रांसफर, वर्ड रॉन्ग हो गया ना। फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियाई एंड ऑफ मेल एंड फीमेल गेमीट, एडेशन ऑफ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, नहीं, this is sexual intercourse. The formation of gametes by a reproductive, no, this is gametogenesis. So this is our correct answer. Fusion of, in the end gametes fuse हो रहे हैं, मतलब क्या fuse होगा, न्यूक्लियस तो fuse होगा, है ना, तभी तो जाइगोट बनेगा। ठीक है, चलो आगे चला जाए। The biggest source of energy on earth surface, बिना देखे भाई सूरज, सन, यही हमारे सोर्स ऑफ एनर्जी हैं। इकोसिस्टम में हमने पढ़ा है प्रोड्यूसर्स कौन है, ग्रीन ऑर्गेनिजम्स, ग्रीन प्लांट्स जो फोटोसिंथेसिस करते हैं। लेकिन फोटोसिंथेसिस के लिए एनर्जी कहाँ से मिलती है, सन से। सो सोलर रेडिएशंस आर द बिगेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन अर्थ सरफेस। तो इसको मार्क कर देंगे। देखो इसमें बहुत ऐसे क्वेश्चंस में बहुत कम टाइम लगता है, आपका टाइम बच जाता है बड़े बड़े क्वेश्चंस करने के लिए, या फिर ऐसे बड़े न्यूमेरिकल्स करने के लिए फिजिक्स और केमिस्ट्री के, जिसमें बहुत ज़्यादा फोकस, ध्यान और बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए। तो दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस दे सेव योर टाइम। आगे चलते हैं। फूड वेब इज कंस्टिट्यूटेड बाय, ये भी वही क्वेश्चन है भाई, 5 सेकेंड वाला क्वेश्चन, कि फूड चेन समझते हैं सब लोग, सारे ऑर्गेनिज्म, द लीनियर रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनिमल्स हु आर डिपेंडेंट अपॉन ईच अदर फॉर देयर न्यूट्रिशन। जैसे घास को खाएगा
डियर को खाएगा वुल्फ, वुल्फ को खाएगा लायन, ये पूरी फूड चेन हो गई। लेकिन घास को खाने वाले और ऑर्गेनिजम्स भी तो हैं, जैसे कि रैबिट, रैबिट को खाने वाला वुल्फ भी तो हो गया, है ना। घास को खाने वाला ग्रास हॉपर हो गया, ग्रास हॉपर को खाने वाला फ्रॉग हो गया, फ्रॉग को खाने वाला स्नेक हो गया। तो ये जो पूरी फूड चेन अलग अलग चल रही है ना, ये इंटरलिंक्ड होती है। मतलब ऐसी भी पॉसिबिलिटी है कि दो फूड चेन्स के ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे पर भी डिपेंडेंट हो सकते हैं। दैट मीन्स वेरियस इंटरलिंक्ड फूड चेन इन एन इकोसिस्टम। ये रहा आपका आंसर। रिलेशनशिप बिटवीन द ऑर्गेनिजम्स एंड द एनवायरमेंट, नहीं। रिलेशनशिप बिटवीन द प्लांट्स एंड एनिमल्स, नहीं। रिलेशनशिप बिटवीन एनिमल्स एंड एनवायरमेंट, नो। सी इज द करेक्ट आंसर। लेट्स मूव फॉरवर्ड। फटाफट से क्वेश्चन करना है। मैं तो यही चाहूंगी इसी स्पीड से अपने बोर्ड में भी क्वेश्चन करना। बायोलॉजी आपका टाइम बचाएगी, बायोलॉजी आपके लिए स्कोर लाएगी, ठीक है। आगे चलते हैं। तो दिस इज असर्शन रीजन। अभी हमने लास्ट कुछ ईयर्स में देखा है कि फॉर्मेट में भाई इसके तो एकदम भर भर के क्वेश्चंस आ गए, बहुत सारे क्वेश्चंस आ गए, ठीक है। तो जरा देखते हैं असर्शन और रीजन किस तरीके से डिजाइन होते हैं। असर्शन और रीजन भले ही कुछ भी हो, ऑप्शन इसके 4 होते हैं। पहला ऑप्शन होता है असर्शन भी ट्रू है, रीजन भी ट्रू है, और रीजन असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। ऑप्शन 2 आपको मिलेगा दैट assertion is true, reason is true, but reason is not the correct explanation of the assertion. Option number 3 will be that assertion is true but reason is false. And the fourth and the last option would be that both of them are wrong. Assertion भी गलत है, reason भी गलत है। तो हमें यहाँ पहचानना है कि इन चारों ऑप्शन में से अपना राइट आंसर कौन सा है, ठीक है। तो assertion is the sex of a child in human being will be determined by the type of chromosome he she inherits from the father. आगे बढ़ने से पहले मुझे एक चीज़ बतानी है कि ये लेक्चर शुरू होने से पहले मैंने आपको बताया था सेक्स डिटर्मिनेशन एक ऐसा टॉपिक है जो घूम फिर के हर साल आपके टेबल पर आ जाता है। ये भी सेक्स डिटर्मिनेशन से रिलेटेड टॉपिक है। तो चलो सेक्स डिटर्मिनेशन पढ़ते हैं, आंसर आपको अपने आप मिल जाएगा। जरा इस वर्ड का मतलब समझो। सेक्स डिटर्मिनेशन, सेक्स डिटर्मिनेशन मतलब कि प्रेगनेंसी के टाइम पर पता होना कि भाई लड़का है या लड़की। अपने इंडिया में इलीगल है ये, आप सब जानते हैं कि क्यों इलीगल है, फीमेल फिटिसाइड्स की वजह से, राइट। लेट्स नॉट टॉक अबाउट दैट, लेट्स जस्ट स्टिक टू आवर टॉपिक राइट नाउ। तो सेक्स डिटर्मिनेशन, इसके लिए हमारे एक सोशल इवल है कि फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम फीमेल्स वर यूज्ड टू बी ब्लेम्ड बिकॉज ऑफ द व्हाटएवर द सेक्स ऑफ द चाइल्ड वाज, बट इन ट्रूथ इट्स द मेल who determines the sex of the baby, of course not knowingly। क्योंकि बात करते हैं क्योंकि जो मेल है हमारे, उनका जीनोटाइप होता है 44 + XY। 44 आपके ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स हैं और XY आपके सेक्स क्रोमोसोम्स हैं, फिर एलोसोम्स हैं, ठीक है। और अगर फीमेल की बात करेंगे तो इनका जीनोटाइप, इनका जेनेटिक मेकअप होता है 44 + XX। दोनों सेक्स क्रोमोसोम्स सेम है, X and X, मेल इज XY। इनके अगर हम गेमीट्स बनाएं, गेमीट्स मतलब मेल्स में स्पर्म और फीमेल में एग, तो इनके जो स्पर्म्स बनेंगे, ये मान लो आपका स्पर्म 1 है, ये आपका स्पर्म 2 है बच्चों। ये होगा 22 + X, 22 + Y, और इनके जो एग्स बनेंगे वो बनेंगे 22 + X एंड 22 + X, ठीक है। ये है हमारे गेमीट्स। अगर गेमीट में ये दोनों फ्यूज हो गए तो ये बन जाएंगे 44 + X एंड X। ये क्या बन गई है फिर से? फीमेल। अगर इसके साथ कोई भी, इन दोनों में से कोई भी गेमीट ले लो, एक ही बात है, ये फ्यूज होंगे तो आपके बन जाएंगे 44 + XY, दैट वुड बी मेल। तो अब कौन सा स्पर्म ओवम के साथ फ्यूज हो रहा है, ये डिफाइन करेगा कि जो चाइल्ड है वो मेल है या फीमेल है। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू एवरीवन। मैंने बहुत ही शॉर्ट में बता दिया आपको जो इंपॉर्टेंट वाला पार्ट था। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन रीच आउट टू मी, आई विल एक्सप्लेन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस। फिर से आई विल एक्सप्लेन दिस टॉपिक, बट काफ़ी ज़्यादा सिंपल शब्दों में मैंने आपको समझाया है।
लेट्स मूव टू द रीजन नाउ। असर्शन तो अपना ट्रू है, बिल्कुल सही बात है ये। द चाइल्ड हु इनहेरिट्स एक्स क्रोमोसोम फ्रॉम हिज फादर, X chromosome from his father would be a girl, X and X, and while a child who inherits a Y chromosome from the father would be a boy. ये है boy, XY, और फीमेल को XX मिलेगा तो वो हो जाएगी of course girl. ठीक है, तो I hope this is clear. Let's move forward. Let's move on to the next question. ओके, a cheetah on seeing a prey. चीता किसकी बात हो रही है? बिग कैट। देखा है, भागते हैं, पकड़ लेते हैं, चीता को खा जाते हैं, लेकर चढ़ जाते हैं उसे पेड़ पे, वहाँ पे आराम से बैठ के डिनर करते हैं, राइट? तो उन्हीं की बात हो रही है। द चीता ऑन सीइंग अ प्रे मूव्स टुवर्ड्स हिम एट अ वेरी हाई स्पीड, ऑफ कोर्स फास्टेस्ट रनिंग एनिमल. What causes the movement of his muscles? How does the chemistry of cellular components of muscles change during these events? अब जब चीता, चलो चीता छोड़ो, आप अपना एग्जाम्पल ले लो। आप जब बहुत ज़ोर से भाग रहे हो तो भागने में क्या होता है? एनर्जी लग रही है ना, बहुत सारी एनर्जी लगेगी भागने में, आपका ब्रीदिंग रेट बढ़ेगा, बहुत सारा ऑक्सीजन मिल रहा है। क्यों? क्योंकि एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है बाय द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? एरोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है। मसल सेल में क्या हुआ? चीता के एरोबिक रेस्पिरेशन चल रहा है। अभी मैं आपको एरोबिक रेस्पिरेशन की डेफिनेशन लिखवा देती हूँ, बता देती हूँ, सब कुछ अच्छे समझ में आ जाएगा। एरोबिक रेस्पिरेशन इज ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज का फॉर्मूला तो सबको याद होना चाहिए, C6H12O6 इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। क्यों भाई, क्यों हो रहा है ये? टू प्रोड्यूस ATP। ATP समझते हैं सब लोग? ATP आपकी एनर्जी करेंसी है। जैसे मैं अभी पढ़ा रही हूँ, आप सब पढ़ रहे हैं, आप सब देख रहे हैं कि समझ रहे हैं इस चीज़ को, सुन रहे हैं इस चीज़ को, तो हर चीज़ की प्रोसेसिंग के लिए एनर्जी लगेगी और उस एनर्जी को हम कहते हैं ATP, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। सो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग इन द मसल सेल ऑफ द चीता। सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाट कॉजेज द मूवमेंट? इसका मतलब है ATP की बात हो रही है, एनर्जी चाहिए भाई, एंड या फिर एरोबिक रेस्पिरेशन। हाउ डज द केमिस्ट्री ऑफ अ सेलुलर कंपोनेंट्स ऑफ मसल्स चेंज? इसमें क्या होगा? यहाँ पर रेस्पिरेशन चल रहा है। कहाँ पर? इनसाइड सेल, ठीक है, साइटोप्लाज्म के अंदर रेस्पिरेशन चल रहा है। तो ये हो गया हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 18। अगले क्वेश्चन की तरफ चले। डिफाइन जियोट्रॉपिज्म। वर्ड में ही बायो की चाबी यही है कि हर वर्ड की मीनिंग होती है। बायोलॉजी को ही ले लो, बायो मतलब होता है लाइफ एंड लॉजी मतलब होता है स्टडी। द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ लाइफ इज नोन एज बायोलॉजी। यहाँ पर भी एक टर्म दिया है, उसकी मीनिंग समझनी है हमें। टर्म है जियोट्रॉपिज्म। बच्चों, जियो का मतलब होता है ग्रेविटी एंड ट्रॉपिज्म का मतलब होता है मूवमेंट। देखा है कभी, अगर एक पेड़ लगा है, भाई पेड़ है तो ग्रीन से बनाया जाए, कि मान लो ये है एक पेड़, इसकी रूट्स हमेशा नीचे की तरफ ग्रो होंगी, लाइक दिस, है ना। मेजरली सारे के सारे पेड़ में आपको ऐसी ही रूट्स दिखेंगी। तो नीचे की तरफ भी क्यों जा रही है रूट्स? ऊपर की तरफ क्यों नहीं आ रही है? नीचे की तरफ इसलिए जा रही है क्योंकि नीचे प्रेजेंट है ग्रेविटी, द पुल ऑफ द अर्थ। इसकी वजह से हम कैसे माने भाई पेड़ सीधे खड़े रहते तो नीचे जाएगी? चलो एक एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं, एक चीज़ देखते हैं यहाँ पर कि मैंने क्या किया ना, मैंने एक फ्लावर पॉट लिया, ब्राउन कलर का फ्लावर पॉट बना देती हूँ, ये रहा आपका फ्लावर पॉट, और इस पॉट को ना मैंने ऐसा टेढ़ा रख दिया, कलर नहीं दिख रहा होगा, दूसरा कलर बना देती हूँ। देखो ये है आपका फ्लावर पॉट और इसको मैंने तिरछा करके रख दिया, ठीक है, दिस इज़ अ पॉट, और इस पॉट में लगा हुआ है आपका प्लांट, ये है प्लांट। सबके गार्डन में प्लांट होंगे, सबके घर में प्लांट्स तो होंगे, ये ऐसे ही आपको टेढ़ा करके रख देना है। थोड़े टाइम बाद पता है आप लोग इसमें क्या ऑब्जर्व करोगे? आप ऑब्जर्व करोगे कि इसकी रूट्स ऐसे नीचे की तरफ उगनी स्टार्ट हो जाएंगी, लाइक दिस। तो ऐसा क्यों हुआ?
the roots will grow in downwards direction. ऐसा इसलिए है बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। यही है क्वेश्चन, यही है इसका आंसर। आ गया पेपर में तो भाई एक पैराग्राफ लिख देना इसमें, जो मैंने डायग्राम्स बनाए बस एक लिखने वाला काम करना है आपको। ज़्यादा जितना अच्छा लिखोगे उतने अच्छे मार्क्स मिलेंगे, उतना ज़्यादा आपका जो पेपर चेकर जो चेक करेगा आपका पेपर वो इम्प्रेस होगा और उतने ही अच्छे बच्चों आपको मार्क्स मिल जाएंगे। आगे चलते हैं। डिफाइन द टर्म इवोल्यूशन। इवोल्यूशन कैन नॉट बी इक्वेटेड विद प्रोग्रेस। ये हैं डेफिनेशंस जो आपको मिलेंगी आपकी किताबों में। बुक क्या करना है, इसको रट्टाफाई करना है, रट्टाफाई करना है, ठीक है। डेफिनेशन मैं लिखूंगी, बहुत ज़्यादा समय लगेगा, आगे क्वेश्चन पे मूव नहीं कर पाएंगे। मैं आपको एकदम छोटे शब्दों में समझा देती हूँ। इवोल्यूशन का मतलब होता है अनफोल्डिंग ऑफ द इवेंट्स, धीरे धीरे सिंपल टू कॉम्प्लेक्स फॉर्म में चेंज होना। जैसे कि द फर्स्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन दिस अर्थ वर प्रोकैरियोटिक, यूनिसेलुलर। आज हम लोगों को देखो, हम मल्टी सेलुलर हैं, कितने कॉम्प्लेक्स है, हमारा ऑर्गन सिस्टम कितना कॉम्प्लेक्स है, राइट। तो ये कॉम्प्लेक्सिटी कैसे आई, ये चेंज कैसे आया भाई, एक यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट से लेके एक यूकैरियोटिक मोस्ट कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म विच इज नोन एज होमो सेपियंस सेपियंस बिकॉज ऑफ इवोल्यूशन। धीरे धीरे ऐसे अडेप्टेशंस आए, ऐसे चेंजेस आए कि हम तब से अब तक इवॉल्व हो गए। अगर कॉर्डेट्स की बात करेंगे, भाई पहले फिशेज आई थी, पानी से बाहर निकली तो एम्फीबियंस, फ्रॉग जैसी ऑर्गेनिजम्स बन गए, वो और इवॉल्व हुए तो रेप्टाइल्स बन गए, रेप्टाइल्स के ब्रांचिंग हो गई, कुछ एव्स बन गए मतलब बर्ड्स बन गए, कुछ मैमल्स बन गए, कुछ वैसे के वैसे ही रह गए। तो ये है इवोल्यूशन। जो स्टेटमेंट यहाँ लिखा है कि इवोल्यूशन कैन नॉट बी इक्वेटेड विद प्रोग्रेस, दैट इज 100% राइट, क्योंकि इवोल्यूशन होता है डिपेंडिंग अपॉन इन्वायरमेंट कैसा है और उसके अडेप्टेशंस कैसे आ रहे हैं। तो अगर ऐसा होता कि इवोल्यूशन मतलब प्रोग्रेस, तो बच्चों कोई ऑर्गेनिज्म तो एक्सटिंक्ट होता ही नहीं ना, क्योंकि बेस्ट कैरेक्टर्स आते जाते, तो फिर एक्सटिंक्शन होने की बात ही नहीं आती। ऐसा होता ही नहीं कि वो किसी भी फील्ड में कम रह जाए अगर इवोल्यूशन जो है वो प्रोग्रेस हम कह दे तो इवोल्यूशन इज नॉट इक्वेटेड विद प्रोग्रेस। ऑफ कोर्स कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती है चीज़ों की, लेकिन वो कॉम्प्लेक्सिटी इज इन ऑर्डर टू सर्वाइव। जब तक वो कंडीशंस हैं तब तक सर्वाइवल रहेगा। जैसे कि आइस एज आई थी जब, तब सारे ऑर्गेनिजम्स की बॉडी एकदम फरी हो गई थी। इवन ह्यूमन में भी बड़े बड़े हेयर जो थे, वो हेयर काफ़ी ज़्यादा बॉडी पे, बॉडी फर बहुत ज़्यादा थे टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम द इन्वायरमेंट। बट आइस एज खत्म हुई, क्या किया जाए उस कैरेक्टर का। जो काफ़ी ऑर्गेनिजम्स बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ अर्थ एक्सटिंक्ट हो गए, जो नहीं हुए वो जो फेदर क्रिएट हुए थे जो रेप्टाइल्स में, वो बर्ड्स बन गए, उन्होंने एविएशन के लिए यूज़ कर लिया, राइट। तो ऐसे चेंजेस को हम बोलते हैं एवोल्यूशन। आई होप एवरीवन अंडरस्टूड द टॉपिक। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ, फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन चैप्टर का ही है, इवोल्यूशन के बारे में पूछा जा रहा है। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इवोल्यूशन ऑर्गन्स और फीचर्स में बी अडेप्टेड फॉर न्यू फंक्शंस। यस, इवोल्यूशन के साथ साथ ऑर्गन्स या फीचर्स जो हैं वो नए नए फंक्शंस के लिए इस्तेमाल होते जाते हैं। जैसा कि मैंने अभी अभी बताया था कि आइस एज के टाइम पर फेदर डेवलप हो गए थे रेप्टाइल्स में, और जब आइस एज खत्म हुई तो वही फेदर्स उन्होंने एविएशन, उड़ने के लिए इस्तेमाल किया, ठीक है। तो ऐसे चेंजेस जो हैं ये जैसे जैसे कंडीशंस चेंज होंगी वैसे चेंजेस आएंगे। जब कंडीशन विल रिटर्न बैक टू नॉर्मल और इट विल चेंज इनटू समथिंग एल्स, दोज कैरेक्टर्स विल बी अडेप्टेड फॉर न्यू फंक्शंस। जैसे कि देखो, जब मैमल्स, हम ऑर्गेनिजम्स, हमारे जो कॉमन एंसेस्ट्री आती है, मैमल्स का जो ये 4 लिम्ब होता है ना, वो हम सबका सेम होता है। इस बोन का नाम है ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स, फैलेंजेस। ये आपका बोन सेट है 4 लिम्ब का। सेम बोन सेट हम में है, सेम बोन सेट चीता में है, सेम बोन सेट इसमें बैट में है, सेम बोन सेट वेल में है, पर सबके फंक्शंस अलग अलग है ना। क्या बताया मैंने कि देखो यहाँ पर जो हमारा 4 आर्म है, मैं आपको बोन्स के नाम नहीं लिखवा रही हूँ तो डरने की ज़रूरत नहीं है, आपको बोन के नाम नहीं याद करने हैं। यहाँ पर ह्यूमन में भी सेम है, लेकिन हमारा 4 आर्म किस चीज़ के लिए यूज़ होता है? टू होल्डिंग समथिंग। मैं किस लिए इस्तेमाल कर रही हूँ? राइटिंग के लिए इस्तेमाल कर रही हूँ। आप भी अपने एग्जाम में से लिखने का काम करोगे। अगर मैं नाम लूँ बैट का, जो एक मैमल है, वो क्यों? वो फ्लाइंग के लिए यूज़ कर रहा है सेम सेट ऑफ बोन्स को। अगर मैं वेल का नाम लूँ तो वेल क्या काम कर रही है? इसे स्विमिंग का काम कर रही है, राइट।
अगर मैं लायन का नाम लूं तो लायन क्या कर रहा है, इसे रनिंग कर रहा है। तो देखो इवोल्यूशन के साथ साथ ऑर्गन तो सारे मैमल में एकदम सेम डेवलप हुआ था, सेम बोन सेट के साथ, पर फंक्शन सबके अलग अलग हो गए ना। इसी को हम कहते हैं डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। ऐसे ऑर्गन्स को हम कहते हैं होमोलोगस ऑर्गन्स। चलो, आई थिंक दिस इज समिंग अप दिस क्वेश्चन। बेस्ट होगा भाई इतना जितना मैंने बताया इतना आप लिख कर आ जाओ ना। दुनिया की कोई ताकत आपको इससे कम मार्क्स देने में, अगर 5 मार्क का क्वेश्चन है आपको 5 मार्क मिलेंगे, सब देंगे। कोई ये नहीं बोलेगा नहीं नहीं ये तो रह गया लिखना चाहिए था, सब आपको 5 मार्क्स देंगे इसमें। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन 27, व्हाई इज न्यूट्रिशन नेसेसरी फॉर ह्यूमन बॉडी। एक एक करके चलते हैं आगे। पहला क्वेश्चन है न्यूट्रिशन क्यों चाहिए। न्यूट्रिशन जो है उसमें कौन कौन आएगा, ग्लूकोज आएगा जिससे हमको मिलती है एनर्जी, और कौन आएगा, प्रोटीन आएगा, अमीनो एसिड्स आएंगे जो रिस्पॉन्सिबल है हमारी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, नेक्स्ट आएगा कौन, फैट्स। फैट्स क्यों चाहिए हमें, फैट्स चाहिए हमें इंसुलेशन के लिए, प्रोटेक्शन के लिए, और बच्चों ये भी एनर्जी रिजर्वायर ही है। ये सब कुछ हमारे सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है, हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी है। ठीक है, ठीक है। इसके अलावा न्यूक्लिक एसिड क्यों चाहिए हमको बच्चों। न्यूक्लिक एसिड जो है ना ये हमारे जीनोम को बनाता है। जीनोम क्या है अपना, डीएनए, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। फर्स्ट क्वेश्चन तो हो गया, ये आंसर है आपके ए का। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। व्हाट कॉजेज द मूवमेंट ऑफ फूड इनसाइड द एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल बना हुआ होता है स्मूथ मसल्स से। स्मूथ मसल्स दे कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स। दे कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स। कैसे कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स करेंगे, मान लो ये है आपका फूड पाइप, पहले ये वाला पार्ट कॉन्ट्रैक्ट होगा, फिर ये वाला कॉन्ट्रैक्ट होगा, ये रिलैक्स होगा तो फूड नीचे जाएगा, फिर ये रिलैक्स होगा और ये नीचे वाला कॉन्ट्रैक्ट होगा तो फूड और नीचे जाएगा। ऐसे मूवमेंट होता है फूड का, और इस पर्टिकुलर मूवमेंट को हम कहते हैं पेरिस्टालिसिस। ठीक है, इसको हम कहते हैं पेरिस्टालिसिस। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई इज स्मॉल इंटेस्टाइन इन हर्बीवोर्स इज लॉन्गर देन इन कार्निवोर्स। तो इसके आंसर के लिए हम अलग कलर इस्तेमाल कर लेते हैं, पिंक ले लेते हैं। ठीक है, पिंक तो मुझे काफ़ी पसंद है, पिंक ले लेते हैं। ठीक है, तो बात कुछ ऐसी है कि हर्बीवोर्स क्या खाते हैं, हर्बीवोर्स खाते हैं घास फूस। ठीक है, ग्रीन प्लांट्स, फिर ग्रीन भी लिखने की जरूरत नहीं बच्चों, प्लांट्स। प्लांट्स की सेल वॉल में एक कंपोनेंट होता है जिसको हम कहते हैं सेल्यूलोज। इट कंटेन्स सेल्यूलोज। सेल्यूलोज क्या है, सेल्यूलोज इज अ कॉम्प्लेक्स शुगर। अब कॉम्प्लेक्स शुगर है तो इसका डाइजेशन इज स्लो। डाइजेशन भी इसका कॉम्प्लेक्स है। अब डाइजेशन इसका कॉम्प्लेक्स है तो ऑफ कोर्स इट रिक्वायर्स मोर टाइम। अब ज़्यादा टाइम चाहिए तो ज़्यादा टाइम तो तभी होगा जब इसके लिए सरफेस एरिया बढ़ा दिया जाए, है ना। इसीलिए हर्बीवोर्स का एलिमेंट्री कैनाल इज लॉन्गर देन द कार्निवोर्स। कार्निवोर्स डू नॉट ईट प्लांट्स, दे ईट एनिमल्स। एनिमल्स के पास सेल्यूलोज नहीं होता है, और अगर सेल्यूलोज नहीं होता है तो इतने ज़्यादा समय की भी ज़रूरत नहीं है, इतने ज़्यादा लॉन्ग एलिमेंट्री कैनाल की भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन, दैट इज डी। डी इज व्हाट विल हैपन if muscle is not, sorry, I'm sorry, it's not muscle.
What will happen if mucus is not secreted by gastric glands? बच्चे ये तो बड़ी ही दर्दनाक बात कर दी इन्होंने, ठीक है। डी की बात करते हैं। डी इज गैस्ट्रिक। गैस्ट्रिक मतलब जब भी आपके सामने गैस्ट्रिक नाम लिया जाए हम बात कर रहे हैं स्टमक की। स्टमक में क्या प्रेजेंट है? यहाँ प्रेजेंट है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और बच्चों ऐसा वैसा हाइड्रोक्लोरिक एसिड नहीं है ये, कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड विद pH 1.5। कैन यू इमेजिन कितना एसिडिक है? दिस कैन लिटरली मेल्ट अ स्टील स्पून, इट इज सो एसिडिक। तो अपनी स्टमक की लाइनिंग को कौन प्रोटेक्ट कर रहा है? म्यूकस प्रोटेक्ट कर रहा है। कौन प्रोटेक्ट कर रहा है? म्यूकस। कि अगर ये है आपकी स्टमक तो इसकी ये जो लाइनिंग है ना, इस लाइनिंग के ऊपर बैठा हुआ है म्यूकस। ये येलो से बना दिया मैंने, म्यूकस। म्यूकस किसको क्या कर रहा है? इट प्रोटेक्ट्स स्टमक लाइनिंग। तो अगर म्यूकस नहीं होगा तो स्टमक लाइन भी प्रोटेक्टेड नहीं होगी, और अगर स्टमक लाइन प्रोटेक्टेड नहीं होगी बच्चों तो फिर कोरोजन होगा, स्टमक अल्सर्स होंगे, एसिडिटी होगी, ठीक है। एंड लिटरली इतनी बहुत बुरी हालत हो सकती है भाई, तुरंत डॉक्टर के पास जाना पड़ सकता है। एसिडिटी तो आपने 1000 बार सुनी होगी, आपके घर में मम्मी पापा, ग्रैंड मदर, ग्रैंड फादर, जो भी लोग होते हैं बोलते रहते हैं हमें एसिडिटी हो रही है, एसिडिटी हो रही है। क्या मतलब एसिडिटी का? जब HCl ज़्यादा सिक्रीट होता है या म्यूकस कम सिक्रीट होता है स्टमक में, तब जलन होती है। जलन क्यों हो रही है? एसिड से जलन ही तो होगी, है ना। एंड दैट इज कॉल्ड एज एसिडिटी। चलो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, पढ़ते हैं ज़रा। ड्रॉ अ नीट डायग्राम शोइंग फर्टिलाइजेशन इन फ्लावर एंड लेबल पोलन ट्यूब, मेल जर्म सेल, फीमेल जर्म सेल। पहले इसकी बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बाद में चलेंगे। तो देखो यहाँ पर डायग्राम तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बच्चों। अगर मैं कर पाती तो मैं आपकी जगह बनाकर आ जाती पेपर में, बट दिस इज समथिंग यू हैव टू डू इट बाय योरसेल्फ। प्रैक्टिस करो, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 5 बार, 10 बार, ताकि ऐसा अगर क्वेश्चन आ जाए तो आपको फुल ऑन मार्क्स मिले। कुछ गिन चुन के 4-5 ही मेन डायग्राम्स हैं जो हर बार पूछ लिए जाते हैं। वन ऑफ देम इज दिस फ्लावर्स। एक मैं तो यहाँ पर रफ डायग्राम बना के दिखा देती हूँ आपको, याद रखना है आपको। देखो रफ डायग्राम में क्या बनाया मैंने, पहले फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट बना देंगे लाइक दिस, ठीक है, और फिर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट बना देंगे लाइक दिस, ठीक है। इसके साथ में फ्लावर बना देंगे भाई, इसके पेटल्स बना देंगे। पेटल्स रेड कलर से बनाएंगे, क्यों? क्योंकि वो सुंदर होती हैं, कलरफुल होती हैं। और इसके नीचे भाई सेपल्स एंड इसका पूरा थैलस बना देंगे, थैलेमस बना देंगे लाइक दिस। ये बन गया आपका फ्लावर, ठीक है। फटाफट से लेबलिंग कर देते हैं। ये तो हमें पता ही है, पेटल्स, कोरोला भी बोलते हैं इसको। ये हमें पता है, ये है सेपल्स, है ना। ये है आपका मेल पार्ट। पता है मेल पार्ट को क्या बोलते हैं? मेल पार्ट को बोलते हैं यहाँ पर स्टेमन। स्टेमन के 2 पार्ट होते हैं। कहाँ लिखूँ? एक ऊपर लिख देती हूँ, एंथर। ये जो दिख रहा है ना येलो कलर का, बाइलोब्ड स्ट्रक्चर होता है लाइक दिस। दिस इज एंथर। एंथर के अंदर ही होते हैं पॉलन ग्रेन्स, द मेल गैमीट। दिस इज द मेल गैमीट, ठीक है। और नीचे वाले हिस्से को हम क्या कहते हैं? वी कॉल इट फिलामेंट। फिलामेंट वो होता है जो एंथर को होल्ड करके रखता है, ठीक है। यहाँ पर आ जाओ भाई, फीमेल की बात करें तो दिस पार्ट इज कॉल्ड एज स्टिग्मा। बच्चों स्टिग्मा तो स्टिकी है, चिपचिपा है, इसमें पॉलन ग्रेन चिपक जाते हैं। इट इज कॉल्ड एज स्टाइल। ये रास्ता बनाता है किसके लिए? पॉलन ग्रेन के लिए। और बच्चों ये है ओवरी, और इन तीनों को मिलाकर हम बोलते हैं पिस्टल, विच इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। दिस इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ठीक है। ये बेसिक स्ट्रक्चर बना दिया। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, यहाँ पर ओवरी के अंदर प्रेजेंट होते हैं ओव्यूल्स। ओव्यूल्स क्या है? फीमेल गैमीट है।
and the way they are placed in ovary is called as placentation. ये एकदम बेसिक स्ट्रक्चर है। तो इसमें देखो आपको पॉलन ट्यूब कहाँ बनेगा, पॉलन ट्यूब बनेगा जब पॉलन ग्रेन यहाँ पर आ जाएगा, ये है पॉलन ग्रेन, इसे बोलते हैं पॉलिनेशन। और इससे जो ये स्ट्रक्चर बनेगा ना, ये स्टाइल के अंदर से, ये है आपका पॉलन ट्यूब, ठीक है। सेकेंड इज मेल जर्म सेल, ये एंथर के अंदर बना दिया मैंने पॉलन ग्रेन, ये है आपका मेल जर्म सेल। क्या है ये मेल जर्म सेल, इसे बोलेंगे पॉलन ग्रेन, ठीक है। देन फीमेल जर्म सेल, ये है आपके फीमेल जर्म सेल जिसको हम कहेंगे एग। तीनों स्ट्रक्चर बना दिए मैंने, ठीक है। Explain the process of fertilization in flower. What happens to ovary and ovule after fertilization? सबसे पहले pollination होगा, that is transfer of pollen grains from stamen to stigma. Anther से निकल कर आएगा pollen grain और आ जाएगा स्टिग्मा पे। कैसे आएगा, उसके पास खुद के हाथ पैर तो नहीं है, चल के तो नहीं आ पाएगा। It will come with the help of either insects, wind, water, birds, snake, any medium can be there, जो पॉलन ग्रेन को एंथर से स्टिग्मा तक पहुंचाएगा। उसके बाद दिस विल क्रिएट अ पॉलन ट्यूब थ्रू विच 2 pollen cells रीच द ओव्यूल्स एंड देन दे फर्टिलाइज इट। फर्टिलाइजेशन के बाद असली कहानी शुरू होगी कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन की डेफिनेशन मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताई थी, अगर आपको याद हो कि फर्टिलाइजेशन क्या होता है। यहाँ पर क्या होगा, ओव्यूल्स जो हैं बच्चों ये बना देंगे सीड्स। सीड समझते हैं ना सब लोग, जो हम लोग सॉइल में लगाते हैं तो नया पेड़ उगता है, उसको हम लोग सीड्स कहते हैं, ठीक है। एंड जो बचा हुआ बाहर का कोटिंग है दैट इज ओवरी, दिस विल फॉर्म फ्रूट। So this is what will happen after fertilization. So this is the last question of our paper. ईयर 2020 में 30 क्वेश्चंस थे साइंस के पेपर में और उसमें से 15 क्वेश्चंस बायोलॉजी के थे। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 28 विच वाज हैविंग 2 पार्ट्स एक्चुअली। उसमें और करके 2 फॉर्म्स दिए थे, एक जो हमने न्यूट्रिशन वाला इससे पहले सॉल्व किया और ये सेकेंड ऑप्शनल था दिस वन। सो लेट्स जस्ट सॉल्व इट आउट, लेट्स सी व्हाट दिस क्वेश्चन इज आस्किंग। द फर्स्ट स्टेटमेंट दैट दिस क्वेश्चन इज आस्किंग इज व्हाट इज प्यूबर्टी। Puberty is that stage of life from where the reproductive maturity of any organisms begin. Secondary sexual characters develop होते हैं, sexual hormones peak पर जाते हैं and वहाँ से reproductively mature होने के सारे characters इंस्टॉल होते जाते हैं बॉडी में। और ये होता है 12 से 13 साल की उम्र के टाइम पे। जैसे कि फीमेल्स में मेनार्क होगा, दैट इज ऑनसेट ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेल्स में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स लाइक फेशियल हेयर, मस्कुलाइन बॉडी, इंक्रीज्ड अमाउंट ऑफ टेस्टोस्टेरोन, ये सारे कैरेक्टर्स आएंगे, ठीक है। डीपर वॉइस, राइट, दैट इज प्यूबर्टी। बुक से डेफिनेशन याद करो और सेम टू सेम कॉपी पेस्ट करके आ जाओ एग्जाम में, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। आगे चलते हैं, सेकेंड पार्ट पढ़ते हैं इसका। डिस्क्राइब इन ब्रीफ द फंक्शंस ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स इन द ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। पहला इज आस्क्ड व्हाट इज टेस्टिस। ओहो, ये क्या हो गया, चलो कोई बात नहीं, देखते हैं कि टेस्टिस क्या है। सबसे फर्स्ट इज टेस्टिस। टेस्टिस इज द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या है, ओवरी। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है टेस्टिस। क्या होता है टेस्टिस में, टेस्टिस इज द साइट ऑफ स्पर्मैटोजेनेसिस। स्पर्मैटोजेनेसिस की मीनिंग इसी वर्ड में रखी हुई है। स्पर्मैटो मतलब स्पर्म्स एंड जेनेसिस मतलब जेनरेशन और प्रोडक्शन। सो प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म्स इज नोन एज स्पर्मैटोजेनेसिस। तो मेल गेमीट बॉडी के कौन से हिस्से में बन रहा है, टेस्टिस में। वैसे है ये पेयर्ड, ये है ओवल एंड दे आर लोकेटेड एक्स्ट्रा एब्डोमिनली। एब्डोमेन के बाहर प्रेजेंट होंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट टेस्टिस। दीज 3 पॉइंट्स आर इनफ। ये लिखो, कोई दुनिया की ताकत नहीं है भाई जो यहाँ पर आपके मार्क्स काट ले। दिस इज एवरीथिंग यू कैन राइट अबाउट दिस पर्टिकुलर टॉपिक एंड यू विल गेट फुल मार्क्स। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पूछा गया है व्हाट आर समाइनल वेसिकल्स। तो समाइनल वेसिकल जो है, जो अपना सेकेंड आस्क्ड क्वेश्चन है,
ये है एक्सेसरी ग्लैंड। एक्सेसरी ग्लैंड्स हम किसको बोलते हैं? एक्सेसरी कह लो या फिर सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स भी बोला जाता है इसको। मतलब बच्चों दे आर नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म्स, लेकिन स्पर्म के मैच्योरेशन में, न्यूट्रिशन में, प्रोटेक्शन में, इन सब में ये ऐसे सिक्रीशंस देंगे जो इन सब चीज़ों में हेल्प करेंगे। समाइनल वेसिकल के सिक्रीशन की वजह से ही स्पर्म कैन स्विम फ्रॉम द मेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट टू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, दैट इज फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, दैट इज यूट्रस एंड फेलोपियन ट्यूब। ठीक है, तो क्या है समाइनल वेसिकल? ये भी एक पेयर्ड ग्लैंड्स हैं। दे सिक्रीट substances which provides nourishment to sperms। भाई इतना लंबा सफ़र उनको कंप्लीट करना है कि they have to move from urethra to vagina to cervix to uterus to fallopian tubes। इतने छोटे छोटे से सेल्स को इतना लंबा डिस्टेंस कवर करना है, बहुत सारी एनर्जी लगेगी, है ना, बहुत सारी प्रोटेक्शन चाहिए होगी एसिडिक इन्वायरमेंट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से भी, ये सारे सिक्रीशंस इसमें हेल्प करेंगे। इसके साथ दो और ग्लैंड्स इन्वॉल्व होते हैं समाइनल वेसिकल के साथ साथ, उनके बारे में वी विल टॉक समडे एल्स, नॉट टुडे। ठीक है, थर्ड इज वास डिफरेंस। वास डिफरेंस पढ़ाने के लिए थोड़ा सा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बता देती हूँ। ये देखो, मान लो ये है टेस्टिस, ठीक है, सॉरी स्क्रॉटम में होता है ये टेस्टिस लाइक दिस, और जो टेस्टिस है वो ऐसे जाकर एंटर हो रहा है पीनस में, ये बन गया हमारा पीनस। ठीक है, डबल एक पूरा डक लाइक स्ट्रक्चर बना देती हूँ मैं लाइक दिस। ऐसे सेम टू सेम एक फॉर्म यहाँ से भी आ रहा होगा जो मैंने कम्प्लीटली नहीं बनाया है, यहाँ पे मार्क करवा देती हूँ मैं। दिस इज द स्ट्रक्चर। ठीक है, ठीक है, ये देखो, ये है स्क्रॉटम। इट इज द बैग इन मस्कुलर बैग इन विच दीज रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ मेल टेस्टिस इज प्लेस्ड एंड दिस इज नोन एज एपिडिडाइमस। इसको मार्क नहीं करते हैं, पूछा नहीं गया तो भाई क्यों मार्क किया जाए। और ये है वास डिफरेंस। तो वास डिफरेंस क्या है? वास डिफरेंस इज द डक्ट विच कैरीज टेस्टिस से स्पर्म्स को कैरी करेगा और कहाँ लेकर जाएगा? नेक्स्ट पार्ट में, विच इज कॉल्ड यूरिथ्रा। एंड यही अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज़रा ध्यान से देखो। नेक्स्ट पूछा गया है नंबर 4, व्हाट इज यूरिथ्रा? वास डिफरेंस बता दिया। वास डिफरेंस इज द डक्ट विच कैरी स्पर्म्स फ्रॉम टेस्टिस टू यूरिथ्रा। अब यूरेथ्रा क्या है? यूरेथ्रा इज द duct which carries sperms outside the penis and also it carries urine। मतलब urethra is can be termed as urinogenital tract because it carries sperms plus urine outside the body। ठीक है, तो ये एक्सप्लेनेशन हो गया हमारे नेक्स्ट पार्ट का। लेट्स मूव ऑन टू दी लास्ट पार्ट, दैट इज वाई, नॉट लास्ट बट लास्ट, सेकेंड सी, वाई आर टेस्टिस लोकेटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। देखो यहाँ पर मैंने ये पार्ट लिखा है कि इट इज लोकेटेड एक्स्ट्रा एब्डोमिनली। ज़रा मैं इसका रीज़न बता दूँ क्यों। क्योंकि फॉर स्पर्म फॉर्मेशन बॉडी टेम्परेचर से 2 to 2.5 डिग्री कम टेम्परेचर चाहिए होता है। बॉडी टेम्परेचर पर स्पर्म फॉर्म नहीं हो सकते, उनको कम टेम्परेचर चाहिए। सो इन ऑर्डर टू गेट दैट लो टेम्परेचर द टेस्टिस आर लोकेटेड आउटसाइड द बॉडी। यही पूरा एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, एकदम शॉर्ट फॉर्म में बता देती हूँ कि स्पर्म फॉर्मेशन के लिए लेस टेम्परेचर इज रिक्वायर्ड एंड दैट्स व्हाई दे आर लोकेटेड एक्स्ट्रा एब्डोमिनली। Let's move on to the last statement. State how sperms move towards the female germ cells। Sperm के structure को देखो भाई, sperm का structure कुछ ऐसा होता है like this। ये है इसका middle piece और ये है इसकी tail।
यहाँ पर होते हैं बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, ये है इसका एक्रोसोम, ये है इसका न्यूक्लियस। तो ये जो टेल है ना, दिस शोज whiplash मूवमेंट। whiplash मूवमेंट मतलब ऐसा 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 मूवमेंट, लाइक दिस। व्हेन दिस टेल मूव्स लाइक दिस, स्पर्म क्या होगा, इट विल बी पुश्ड फॉरवर्ड, वो स्विम करना शुरू कर देगा। सो द मेल जर्म सेल्स स्विम टुवर्ड्स द फीमेल जर्म सेल, कि मेल जर्म सेल्स जो है दैट विल बी रिलीज्ड इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव कैनाल, दिस इज नोन एज इंसेमिनेशन। फ्रॉम दैट द स्पर्म विल मूव टुवर्ड्स सर्विक्स, सर्विक्स से यूट्रस, यूट्रस से फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब में मिल जाएगा उसको फीमेल जर्म सेल। लेकिन स्पर्म को कैसे पता चलेगा कि राइट जाना है या लेफ्ट वाले फैलोपियन ट्यूब में जाना है? सो देयर इज कीमो अट्रैक्शन। This much information is enough. So with this, we are over with solving the question paper of year 2020. जो भी topics हमने cover किए हैं बहुत ही important and बहुत ही common topics हैं। जब हम 2021 का, 2022 का, 2023 का, 2024-5 का पेपर सॉल्व करेंगे, तब यू विल गेट टू नो कि भाई टॉपिक्स तो रिपीट हो रहे हैं, घूम फिर के यहीं से क्वेश्चन आ रहा है। तो एक बार हम ये अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे ना, तो यू हैव ऑल योर बायो मार्क्स सिक्योर्ड इन योर हैंड, ठीक है। गिव टाइम टू प्रैक्टिस फिजिक्स, गिव टाइम टू प्रैक्टिस केमिस्ट्री, बट ये लेक्चर वीडियोस देखिए, ये पेपर सॉल्विंग PYQs देखिए अपने प्री बोर्ड्स एंड बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर करने के लिए। इफ़ यू हैव एनी डाउट, इफ़ यू वांट एक्सप्लेनेशन ऑफ एनी स्पेसिफिक टॉपिक, प्लीज़ रीच आउट टू मी। Thank you all. I'll see you in the class.